हेलो एवरीबॉडी। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डेटा एनकोडिंग यूज्ड इन एचटीएमएल रिक्वेस्ट वी फेच इन जावास्क्रिप्ट। डेटा एनकोडिंग, जब भी हम सर्वर पर डेटा भेजते हैं तो डेटा किस टाइप का है वो डेटा एनकोडिंग स्पेसिफाई करता है। आप उसे हमेशा एचटीएमएल फॉर्म में इंक टाइप एट्रीब्यूट के थ्रू यूज़ करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, और फेच रिक्वेस्ट में आप हेडर्स में कंटेंट टाइप प्रॉपर्टी को यूज़ करके स्पेसिफाई करते हैं। सो लेट्स सी टॉपिक्स कवर्ड इन दिस वीडियो। हम इसमें देखेंगे व्हाट इज कंटेंट टाइप क्या होता है, और 3 टाइप्स ऑफ कंटेंट टाइप देखेंगे: मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, यूआरएल फॉर्म एनकोडेड, और एप्लीकेशन जेसन, जो कि आजकल बहुत कॉमन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंटेंट टाइप की बात करते हैं। कंटेंट टाइप इज सिंपली व्हाट अ क्लाइंट सेंड्स टू अ सर्वर। जब भी हम किसी फॉर्म में कोई सबमिट बटन क्लिक करते हैं तो कुछ डेटा हमारे ब्राउजर से सर्वर तक जाता है। वो डेटा किस टाइप में जाता है वो कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करता है। कंटेंट टाइप वो चीज़ बताता है। It is specified by adding content type in any AJAX or fetch API call and by adding enc type in any HTML form। जब भी आप किसी HTML फॉर्म से काम कर रहे हैं तो उसमें आप enc टाइप के थ्रू इस एट्रीब्यूट को यूज करके आप कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई करेंगे। और अगर आप कोई AJAX या fetch API कॉल कर रहे हैं तो उसके अंदर हेडर्स में आप हमेशा कंटेंट टाइप नाम की एक प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करेंगे। जो भी आप सर्वर पर डेटा भेज रहे हैं वो हमेशा कंटेंट टाइप पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप किसी HTML फॉर्म में कोई कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई कर रहे हैं तो आप देखिए एंक टाइप मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा, ये इस फॉर्म का एंक टाइप है। एंड द सेकंड इज, अगर आप फेच API से कॉल करते हैं, अगर आप फेच API यूज कर रहे हैं तो उसमें आप हेडर्स के अंदर कंटेंट टाइप प्रॉपर्टी में जो भी आपकी स्पेसिफिक एनकोडिंग है उसे आप यूज कर सकते हैं। पहली एनकोडिंग की बात करते हैं, व्हिच इज मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा। दिस टाइप ऑफ एनकोडिंग इज ब्राउजर्स डिफॉल्ट वन। याद रखिए, अगर आप फेच API में, AJAX कॉल में या HTML फॉर्म में किसी भी तरह की एनकोडिंग को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा वो एनकोडिंग है जो ब्राउजर की बाय डिफॉल्ट एनकोडिंग रहेगी ज्यादातर। दिस इज यूजफुल व्हेन अ क्लाइंट इज अपलोडिंग अ फाइल ऑन अ सर्वर। याद रखिए, जब भी आप ये वाली एनकोडिंग यूज कर रहे हैं, ये वाली एनकोडिंग वहां आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी जहां पर आप लार्ज डेटा को अपलोड कर रहे हैं, जैसे कि फाइल्स, क्योंकि टेक्स्ट डेटा कभी लार्ज नहीं हो सकता। जब भी आप कोई फाइल्स को यूज कर रहे हैं आप स्पेसिफिकली इसी का यूज करेंगे। इट डिवाइड्स द डेटा एंड एड some subheaders to it such as content disposition, file name and etc. और फोर्थ पॉइंट, जब भी आप किसी भी HTML फॉर्म में से यूज कर रहे हैं या फेच API के थ्रू कोई API कॉल कर रहे हैं तो वहां पे आपको, अगर आप स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट यही एनक्रिप्शन टाइप जाता है। अभी हम इन सब एनकोडिंग टाइप्स को एक HTML फॉर्म क्रिएट करके और एक फेच API को कॉल करके हम प्रैक्टिकली भी इसे देखेंगे। सेकंड एनकोडिंग की अगर मैं बात करूं तो ये है एप्लीकेशन XWW फॉर्म URL एनकोडेड। ये बहुत ही एफिशिएंट होती है, बहुत ही लाइट वेट होती है, लेकिन याद रखिए कि ये आपकी इमेजेस को कभी भी ट्रांसफर नहीं करेगी सर्वर पे। इमेजेस के लिए अगर आप कभी भी कोई एनकोडिंग यूज करेंगे तो वो होगी मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। सो दिस टाइप ऑफ एनकोडिंग, एप्लीकेशन XWW form URL encoded, I'm talking about this. This type of encoding is same as we append data in URL and GET request। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे इमेज जो लोड हुई है उसमें आप देखेंगे कि ये जैसे कि हमें गेट रिक्वेस्ट करते हैं और उसमें बाय डिफॉल्ट जब URL में आगे वैल्यूज अपेंड हो जाती हैं विद द हेल्प ऑफ एम्परसेंड एंड इक्वल्स साइन, उसी तरह से ये एनकोडिंग भी काम करती है। So this is efficient while you are working with only the textual data and this is not used when you are working with the binaries। या सीधा सीधा अगर मैं कहूँ तो अगर आप फाइल्स के साथ काम कर रहे हैं, if you want to process files, if you want to upload files, तो आप इस encoding का यूज नहीं करेंगे। You have to explicitly add it to the content type property in AJAX call because if used with form data without image, it will be converted to text plain। ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट आप समझ लीजिए इसे, कि अगर आप कोई भी फेच API यूज कर रहे हैं, अगर आप फेच API के थ्रू कोई भी API को कॉल कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में, तो अगर आप उसमें फॉर्म डेटा को डायरेक्टली बॉडी प्रॉपर्टी में ऐड करते हैं और अगर आपके फॉर्म में इमेज नहीं है और अगर आपने कोई भी कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई नहीं किया है तो हमेशा टेक्स्ट प्लेन एनकोडिंग में वो जाएगा। तो याद रखिए आपको इसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। और लास्टली हम एक एनकोडिंग की बात करेंगे विच इज एप्लीकेशन जेसन। एप्लीकेशन जेसन सिंपली एक जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू सारे डेटा को सर्वर पर अपलोड करता है एंड अगेन द सेम थिंग, उसमें भी आप किसी भी फाइल का यूज नहीं कर सकते। अगर आप फाइल को अपलोड कर रहे हैं
अगर आपके पास इनपुट टाइप फाइल है आपके फॉर्म में, HTML फॉर्म में, सो आप हमेशा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा यूज करेंगे। तो आइए अब हम एक एक करके इन एनकोडिंग्स को प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा एक सिंपल HTML फॉर्म है, और अगर अभी हम इसे सबमिट पे क्लिक करते हैं तो सिंपली देखेंगे आप एक गेट रिक्वेस्ट है, क्योंकि हमने यहां पर फॉर्म में किसी भी तरीके का मेथड या एक्शन एट्रीब्यूट यूज नहीं किया है, क्योंकि हम इसके सबमिट पर एक्चुअली में एक फेच एपीआई के थ्रू एक एपीआई को कॉल करेंगे, और वहां हम ये देखेंगे कि डिफरेंट कंटेंट टाइप पर डिफरेंट डेटा कैसे जाता है। ओके, तो आइए, हमारे फॉर्म की आईडी है, हमारे फॉर्म की आईडी है एड फॉर्म। ओके, गेट एलिमेंट के जरिए हम दे देंगे, इसमें एक इवेंट लिस्नर को हम कॉल करेंगे जो कि होगा सबमिट, और इसी के साथ हम एक कॉल बैक फंक्शन को ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने एक इवेंट रेज कर दिया है, और सबसे पहले हम जो प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड होता है उसे कॉल करेंगे, क्योंकि हम इसका सबमिशन जो है, सबमिशन पर जब भी फॉर्म सबमिशन पर फॉर्म पेज रीलोड होता है हम उसे रोकना चाहते हैं। सो प्रिवेंट डिफॉल्ट, अभी इससे इतना ही चेक करते हैं। तो देखिए अगर आप फॉर्म पे सबमिट पर क्लिक करेंगे, अब अगर आप क्लिक करते हैं तो फॉर्म रीलोड नहीं होगा, क्योंकि हमने इसका जो डिफॉल्ट प्रोसेसिंग होती है, जो डिफॉल्ट तरीका होता है फॉर्म को ट्रीट करने का, उसे हमने स्टॉप कर दिया। ओके, सो नाउ व्हाट वी वांट इज, हमें डेटा चाहिए फॉर्म पर। तो इसके लिए हम एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, हम एक न्यू फॉर्म डेटा क्रिएट करेंगे, और उसमें जो भी इवेंट राइज हुआ है उसके अंदर हम करंट टारगेट, देखिए जब भी हम फॉर्म डेटा, किसी भी फॉर्म का फॉर्म डेटा जनरेट करते हैं, तो उसके लिए हमें उस फॉर्म, उस कंप्लीट फॉर्म का एक रेफरेंस जो है वो हमें पास करना होता है, जो कि हमें करंट टारगेट से मिलता है। करंट टारगेट को अगर आप ऐसे कंसोल भी करके देखेंगे तो आपको पूरा फॉर्म का स्ट्रक्चर, पूरा HTML कोड एक फॉर्म का कंसोल पर दिखाई देगा। बट फिलहाल हमें फॉर्म डेटा की जरूरत है, तो हम फॉर्म डेटा को ऐड कर लेते हैं। ओके, अब हमारे पास फॉर्म डेटा आ चुका है। अब हम सिंपली एक रिक्वेस्ट करते हैं, एड क्वेस्ट, ये एक बैकएंड राउट है। यहाँ पर हम मेथड ऐड कर देते हैं, क्योंकि वो जो बैकएंड राउट है वो पोस्ट है। और देखिए अभी हम लैरवेल के साथ काम कर रहे हैं, जस्ट एक एडिशनल इंफॉर्मेशन एक प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। हम लैरवेल के साथ काम कर रहे हैं, तो जब भी हम लैरवेल में पोस्ट रिक्वेस्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं कोई, तो उसके साथ हमें एक XCSRF टोकन, या यूं समझ लीजिए CSRF टोकन भी उसे कहते हैं, वो हमें पास करना पड़ता है हर पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ। अगर आप नहीं करेंगे तो वो हमेशा आपको एरर देगा, पेज एक्सपायर्ड। तो हम इसके साथ ही हेडर्स प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंटेंट टाइप भी इसी प्रॉपर्टी में आता है, बट फिलहाल हम कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई नहीं करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई नहीं करते तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्म डेटा से देखता है कि क्या इसमें कोई फाइल रिलेटेड कंटेंट है क्या, और अगर है तो वो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा कर देता है ऑटोमेटिकली। देखिएगा अभी कैसे। सो मैं यहां XCSRF टोकन ऐड करता हूं, एंड फॉर XCSRF टोकन एक बार मुझे फॉर्म पर जाना पड़ेगा एंड यूज सोर्स कोड। तो ये जो है ये एक्चुअली हमारा टोकन है, उसे मैं यहां पेस्ट करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि ये फेच प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो उसे हमें रिजॉल्व करना होगा। जो भी हमारे पास डेटा आएगा उसे हमने जेसन में ले लिया, और उस रिस्पॉन्स को हमने लॉग करवा दिया है। और अगर वो रिजेक्ट होती है
तो वी वांट दैट टू हैंडल एज वेल। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पर पूरा एक फेच रिक्वेस्ट दे दी है विद फॉर्म डेटा। ओके, हमने एक चीज प्रोवाइड नहीं करी, वो है बॉडी, जो डेटा इसके साथ जाएगा इस रिक्वेस्ट के साथ, और वो है एफ डी विच इज फॉर्म डेटा। फॉर्म डेटा में आप देखेंगे हमने यहाँ फॉर्म डेटा जनरेट कर लिया है और आई इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। और अब जब भी आप अपनी एप्लीकेशन को डीबग कर रहे हो जावास्क्रिप्ट की, या कोई भी एचटीएमएल से रिलेटेड या जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड कोई भी चीज हो, तो आप हमेशा कंसोल F12 प्रेस कीजिए। आपके सामने एक कंसोल खुलेगा। अब कंसोल में आप जो भी कंसोल मैसेज करते हैं या एरर उसे प्रिंट करते हैं, तो वो कंसोल पर प्रिंट तो होगा ही होगा। साथ में अगर आप जो भी आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं उसे आप यहाँ इस नेटवर्क टैब से जाकर देख सकते हैं। अभी देखिए, जैसे मैं एक रिक्वेस्ट भेजूंगा तो देखिए यहाँ पे ऐड क्वेस्ट, यहाँ पर नेटवर्क, यहाँ पर रिक्वेस्ट का नेम आता है, जो भी पाथ है उसका नाम आता है, उसका स्टेटस, उसका टाइप, और उसके बाद ये इनिशिएटर, साइज, टाइम एंड ऑल द प्रॉपर्टीज। इसे आप कभी डिटेल में आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं इंटरनेट पर सर्च करके। बट फिलहाल हम सिर्फ अपनी रिक्वेस्ट्स देखेंगे। तो जब भी आप रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ इस रिक्वेस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मिल जाएगी। जैसे आप देखेंगे हेडर्स, अब हेडर्स ये रहे रिस्पॉन्स हेडर्स, तो हमें इन रिस्पॉन्स हेडर्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें रिक्वेस्ट हेडर्स से लेना देना है। क्योंकि जो हमने रिक्वेस्ट सेंड की है, हम जो हेडर्स सोच रहे हैं, कंटेंट टाइप जो हमने सोचा, क्या वो उसी में गया है या नहीं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम जब भी स्पेसिफाई नहीं करेंगे वो हमेशा मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा में गया है, और यहां से आप पेलोड भी देख सकते हैं। देखिए, पेलोड का मतलब होता है कि जो भी आप डेटा अपनी एपीआई के साथ, जो भी आप एपीआई कॉल कर रहे हैं, उसमें आप जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं क्लाइंट से, दैट इज द पेलोड फॉर दैट पर्टिकुलर एपीआई। ओके, अब आप यहां देखेंगे क्वेस्ट IMG, ये एक प्रॉपर्टी है। एक क्वेस्ट मतलब ये क्वेश्चन, और ऑप्ट A B C D। अभी देखिए हमने इसे फिल नहीं किया, तो देखिए सब कुछ ब्लैंक गया है। और अब वहां से आप यहां देख सकते हैं वहां से रिस्पॉन्स क्या है। तो आप रिस्पॉन्स देखेंगे, देखिए सब कुछ नल है, और एक इमेज का स्टेटस है, इसमें लिखा है नो इमेज, राइट। सो अब हम क्या करते हैं कि हम एक इमेज चूज करते हैं, और अब हम एक सेकंड रिक्वेस्ट भेजते हैं विद डेटा। ये हमने चूज किया, हम पिक्चर्स में जाते हैं, एक सैंपल इमेज को हम चूज करते हैं, और अब हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, डमी ऑप्शन A, ऑप्ट B, क्वेश्चन की स्पेलिंग गलत हो गई, ओके, एंड ऑप्ट C, ऑप्ट D। ओके, अब देखिए मैं सबमिट करता हूं। ओके, अब हमारे पास सेकंड रिक्वेस्ट आ गई। अब आप सेकंड रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देखेंगे, तो देखिए क्वेश्चन डमी जो हमने यहाँ टाइप किया था, एंड देन आप देखेंगे, देखिए सारी चीजें आ चुकी हैं, ऑप्ट A B C D, जो भी हमने टाइप किया था यहां से डेटा दिया था। और अब आप देखिए, अगर हमने यहां पर एक इमेज को चूज किया, और देखिए यहां सर्वर ने हमें रिस्पॉन्ड किया कि हैज इमेज, यानी फॉर्म में इमेज है। और जब हमने इमेज चूज किए बिना जब हमने सबमिट किया था, तो यहां इसने बोला कि इमेज नहीं है। ओके, अब हम इसी डेटा को किसी दूसरी एनकोडिंग के थ्रू भेजते हैं और देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। तो उसके लिए हम सिंपली अपनी कोड विंडो पे जाएंगे, और यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कंटेंट टाइप स्पेसिफाई करेंगे, एनकोडेड एंड कॉम एक्स फॉर्म URL एनकोडेड। एक बार स्पेलिंग देख लेना जरूरी है। ओके, सब सही है। अब हम इसे सेव करते हैं, और देखिए हमने कोई भी चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ कंटेंट टाइप को स्पेसिफाई किया। ठीक है, अब देखिए हमें इसे रिफ्रेश करना जरूरी है। ओके, अब हम इसमें फाइल चूज नहीं करेंगे, हम यहाँ कोई भी डेटा पुट कर देते हैं सिंपल, और सबमिट रिक्वेस्ट करते हैं। अब आप देखिए, अब आप हेडर्स में जाएंगे, अगेन हेडर्स को चेक कीजिए, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, एप्लीकेशन X www फॉर्म URL एनकोडेड, राइट। अब आप पेलोड पे जाएंगे, तो देखिए आप पेलोड को देखिए ध्यान से, पेलोड मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा का है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि हमने यहां
फॉर्म डेटा डायरेक्टली ऐड किया है। चलिए ये इससे हम बाद में समझते हैं। अब हम एक बार रिस्पॉन्स चेक करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ सब कुछ नल आ रहा है, जबकि हमने यहाँ वैल्यूज पुट की हैं बट सब कुछ नल है। और इमेज में ये आ रहा है नो इमेज। चलिए हम इमेज को भी पुट करके देख लेते हैं एक बार, और एक सेकंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। ये देखिए सेकंड रिक्वेस्ट में भी आप देखेंगे सब कुछ नल है, जबकि हमने वैल्यूज पुट की है। और देखिए इमेज होने के बावजूद भी ये कह रहा है नो इमेज। क्यों? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी आप कोई डेटा भेजते हैं, जब भी आप कोई डेटा सेंड करते हैं, तो डेटा जो भी आप सेंड कर रहे हैं दैट हाईली डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट टाइप। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ कंटेंट टाइप को चेंज कर दिया, लेकिन जो डेटा जा रहा है वो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा वाला ही जा रहा है। बाकी एनकोडिंग्स को हमें चेक करने के लिए हम यहां से ये जो इमेज फाइल चूजर है हम इसे रिमूव कर देंगे। तो हम HTML पर जाते हैं और इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, सिंपल। तो आप देखेंगे यहां पर इमेज यहां से जा चुकी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं दोबारा कोई डेटा सेंड करता हूं और अब मैं सबमिट करता हूं, तो भी आप देखेंगे कि यहां सब चीजें नल जाएंगी। आप देखेंगे यहाँ सब कुछ नल है और लास्ट में नो इमेज है। वो तो अब नहीं है इमेज, तो वो हमेशा नो इमेज ही रिस्पॉन्स देगा। बट ये जो वैल्यूज नल है, आपको ये ऐड करने के लिए क्या करना होगा, तो आइए अब हम एप्लीकेशन फॉर्म एनकोडेड वाला डेटा जो है इसमें पुट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, URL एनकोडेड सेम गेट रिक्वेस्ट जैसा डेटा होता है, तो हमें इसमें एम्परसेंड और इक्वल्स ऐड करने होंगे। अब देखिए हमारे पास फॉर्म डेटा तो आ चुका है। अब आप ये कर सकते हैं कि फॉर्म डेटा की एंट्रीज को एक एक करके निकाल सकते हैं, उसमें एक स्ट्रिंग के थ्रू अपेंड कर सकते हैं। लेकिन एक तरीका और है जिससे हम सारी एंट्रीज को एक साथ निकाल सकते हैं, एक जेसन ऑब्जेक्ट में निकाल सकते हैं, और उसे हम बाद में एक स्ट्रिंग में अपेंड कर सकते हैं विद एम्परसेंड n इक्वल टू। तो हम वही करने वाले हैं। तो मैं यहां लिखता हूं प्लेन डेटा, ओके, या फिर ऐसे लिखता हूं प्लेन फॉर्म डेटा। हम एक वेरिएबल लेते हैं और वेरिएबल के अंदर हम फॉर्म डेटा में जितनी भी एंट्रीज हैं उन्हें हम एक ऑब्जेक्ट फ्रॉम एंट्रीज मेथड को यूज करके हम जितनी भी एंट्रीज हैं उन्हें की वैल्यू पेयर में ले लेंगे। और अब हम इसे एक बार चेक करते हैं कि क्या ये सही से, जो भी हमने स्क्रिप्टिंग की है, क्या ये सही काम कर रही है कि नहीं। तो वी विल गो एंड सिंपली रिफ्रेश द पेज। हम कंसोल को ओपन करते हैं और देखिए मैं कुछ डेटा सामने एंटर करता हूँ एंड वी विल सबमिट द पेज। तो आप देखेंगे, ये देखिए आप यहाँ देखेंगे कि हमारे पास एक जेसन ऑब्जेक्ट आ गया है कंप्लीट, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने कंसोल तो कर लिया, बट अब हम कंसोल को रिमूव करते हैं और अब हमारे पास प्लेन फॉर्म डेटा एक्चुअली एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट पर अब हमें लूप करना होगा। सो वी विल यूज फॉर इन कॉन्स्ट की। हम आप इसे चाहे तो बाद में बदल सकते हैं, बट कॉन्स्ट में भी कॉन्स्ट भी यूज कर सकते हैं। और यहां पर हम यूज करेंगे प्लेन फॉर्म डेटा and we don't want this has own property, okay। सो अब हम एक वेरिएबल और क्रिएट करेंगे, var fd for url encoded, और अब हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं, इनिशियलाइज कर देते हैं। सो अब हमारे पास की आ गई, हमारे पास प्लेन फॉर्म डेटा में अब हम आइटरेट करेंगे। सो नाउ what we will do is we will add the data, we will append the data into form data for URL encoded। इसमें हम append करेंगे डेटा। कैसे? तो हमें चाहिए आप की। तो हमने यहाँ की ले ली एंड वी वांट इक्वल टू, और हमें एक दूसरी चीज चाहिए जो कि है प्लेन फॉर्म डेटा में की, जो भी आपकी की है।
ओके, यहाँ हमने इसे एनकोड कर लिया और अब हम एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो हम सिंपली लॉग करेंगे fd फॉर URL डेटा एनकोडेड, देखते हैं हमारे पास एनकोडेड डेटा आता है या नहीं। रिफ्रेश द पेज और अब हम इसे सेंड करेंगे तो देखिए हमारे पास एनकोडेड डेटा आ चुका है। ओके, वी आर गेटिंग सक्सेसफुल। लेकिन अभी आप देखेंगे ये प्रॉपर डेटा नहीं है क्योंकि इसके अंदर एम्परसेंड एडेड नहीं है। तो चलिए एम्परसेंड भी ऐड कर देते हैं। और ये हमने एम्परसेंड हर डेटा के बाद ऐड कर दिया। अब हम एक बार दोबारा चेक करते हैं। अब हम सेंड करेंगे, लेकिन अब आप देखेंगे एक लास्ट में एक एम्परसेंड आ चुका है जो कि नॉर्मल सी चीज है, वो आना ही था। तो अब हम इस लास्ट एम्परसेंड को हटाएंगे क्योंकि एक लास्ट वाला डेटा जो है वो हमेशा नल जाएगा बिना किसी की के, बिना किसी वैल्यू के। तो हमें उसे हटाना होगा। तो उसे हटाने के लिए हम सब स्ट्रिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हम सिंपली टाइप करेंगे डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग में हमें 0 से लेकर और ft लेंथ -1 तक हमें डेटा चाहिए। और अब हम लास्टली एक बार इसे लॉग करते हैं टू जस्ट चेक दैट वी आर गोइंग राइट। ये देखिए ये हमारे पास डेटा जो है ये देखिए हम यहाँ डेटा ऐड करेंगे और हम सबमिट करेंगे। बट लास्ट वाला एम्परसेंड रिमूव नहीं हुआ। हमने रिमूव किया है, ओके सॉरी, हमने रिमूव तो कर दिया बट उसे असाइन नहीं किया। अगेन रिफ्रेश। अब आप सबमिट देखिए, देखिए अब हमारे पास कंप्लीटली डेटा बहुत ही अच्छी तरीके से बन चुका है। और अब हम इस डेटा को एप्लीकेशन जेसन में और अब हम इस डेटा को, हमारी कंटेंट टाइप एकदम सही है, हमारे पास हेडर है। अब हम यहाँ fd मतलब जो मल्टीपार्ट फॉर्म डेटा वाला डेटा था उसे हम सेंड नहीं करेंगे, हम इस डेटा को सेंड करेंगे। और अब तक जो यहाँ पर अनडिफाइंड रिस्पॉन्स आ रहा था, अब हम इसे रिफ्रेश करते हैं और अब हम अपना डेटा सेंड करते हैं अगेन और सबमिट करेंगे। ये नेटवर्क पर चलते हैं अगेन एंड लेट्स चेक। ओके, तो ये आप देखेंगे, देखिए हमारी पुट की हुई सारी वैल्यूज आ चुकी है। अब आप हेडर्स चेक करेंगे। हेडर्स चेक करेंगे तो देखिए रिक्वेस्ट हेडर है URL एनकोडेड, ओके। और अब आप पेलोड चेक करेंगे तो देखिए ये है पेलोड और ये है हमारा रिस्पॉन्स का प्रीव्यू और ये है एक्चुअल रिस्पॉन्स। तो आप देखेंगे कि रिस्पॉन्स URL एनकोडेड फॉर्म में इस तरह से ऑपरेट होता है। अब हम अपनी तीसरी एनकोडिंग की बात करते हैं जो कि है एप्लीकेशन जेसन। अब एप्लीकेशन जेसन के लिए हम, जैसे कि मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन जेसन में हमें सिंपली जेसन ऑब्जेक्ट जो हमारा एंट्रीज का है, फॉर्म की एंट्रीज का, उसे हमें सिंपली सर्वर पर ट्रांसफर करना है, सर्वर पर अपलोड करना है। ओके, उसके लिए आपको ये लूप में आइटरेट करना और सब स्ट्रिंग करना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तो इस स्क्रिप्ट को मैं यहां रिमूव करता हूं। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले प्लेन फॉर्म डेटा को लॉग किया था। यहां पर एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। सो देखेंगे कि मैंने सबमिट किया और ये जो ऊपर जो रिस्पॉन्स आ रहा है, देखिए ये जो रिस्पॉन्स है ये सर्वर से है, आप इसे नोटिस नहीं कीजिए, डोंट नोटिस द सेकेंड वन। आप पहली लाइन को नोटिस कीजिए, ये हमने एक जेसन ऑब्जेक्ट जो है अपनी फॉर्म एंट्रीज का हमने यहां पर ले लिया है विद डेटा जो कि इनपुटेड है, जो कि विद डेटा, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है जो हमने लॉग किया है विद द कीज एंड द वैल्यू जो हमने इनपुट किया है। अब हमें इसी डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके सर्वर पर भेजना होगा, क्योंकि सर्वर पर जब भी आप कोई डेटा भेजेंगे दैट विल बी ऑलवेज बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग। तो अब हम स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए या तो हम नया वेरिएबल यूज कर सकते हैं
देखिए अब हम एनकोडेड यूज नहीं कर रहे हैं तो हम इसे रिमूव कर सकते हैं। वी हैव टू मेक द कोड क्लीन। अगर आप चाहें तो इस स्ट्रिंगिफाइड वर्जन को किसी अलग वेरिएबल में, किसी अन्य वेरिएबल में भी सेव कर सकते हैं वेरिएबल में, और अगर आप चाहें तो सेम वेरिएबल में कर सकते हैं। प्लेन फॉर्म डेटा इक्वल्स json.stringify प्लेन फॉर्म डेटा। तो हमने यहाँ स्ट्रिंगिफाई कर लिया है। अब हमें अपना कंटेंट टाइप चेंज करना है। यहाँ हम लिखेंगे एप्लीकेशन जेसन, और यहाँ पर हमें URL एनकोडेड फॉर्म नहीं भेजना है, हम यहाँ भेजेंगे प्लेन फॉर्म डेटा। नाउ लेट्स सेव दिस। आप इसमें वैल्यूज इनपुट कीजिए एंड सबमिट। ओके, अब हम नेटवर्क पर चलते हैं अगेन टू चेक द रिक्वेस्ट। जैसे कि आप देखेंगे रिस्पॉन्स हमें उन्हीं वैल्यूज का आ चुका है। और आप हेडर्स चेक करेंगे तो हेडर में आप देखेंगे, देखिए एप्लीकेशन जेसन, ये है हमारा पेलोड, ये है रिस्पॉन्स का प्रीव्यू, और ये है ओरिजिनल रिस्पॉन्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस चैनल का दूसरा कंटेंट भी अच्छा लगता हो, अगर आपको पसंद आता हो, सो प्लीज लाइक द वीडियोस और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।